न्यूटन ने ये कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट को इमिट करती है, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पार्टिकल, ठीक है। इससे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल, कोई भी लाइट सोर्स अगर है तो वो लाइट को कैसे इमिट करेगी, इन फॉर्म ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में लाइट को इमिट करेगी, ठीक है। और ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ते रहते हैं, ये मासलेस पार्टिकल होते हैं, ठीक है ना। उन्होंने इनके बारे में कुछ एज्यूम्शंस लिए थे, ठीक है। इन्होंने कहा, ठीक है, इन्होंने कहा था ये ल्यूमिनस बॉडी कंटिन्यूअसली इमिट स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड कार्पसल्स, ठीक है। दीज कार्पसल्स मूव इन होमोजेनियस मीडियम विद वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। अब इन्होंने ये कहा था कि अगर मीडियम चेंज हो जाए तो इन पार्टिकल की स्पीड भी चेंज हो जाती है। द सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर इज बिकॉज ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ कार्पसल्स। और इन्होंने ये कहा था कि ये जो पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग साइज के होने की वजह से लाइट हमें अलग अलग कलर की दिखाई देती है, अलग अलग कलर की दिखाई देती है। जैसे लाइट के 7 कलर हैं तो वो इनके पार्टिकल की साइज के कारण है, ठीक है। एक बात उन्होंने और कही थी, स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर इन डेंसर मीडियम। बाद में हम लोग को मालूम चला कि ये गलत बोल गए थे, ठीक है ना। इनके जाने के लगभग 200 साल बाद ये प्रूफ हुआ कि ये गलत बोल गए थे, ठीक है ना। पहले यही बोलते रहे कि भाई लाइट डेंसर मीडियम में तेज चलती है, मतलब कांच में और पानी में लाइट तेज चलेगी इन कंपैरिजन टू एयर, ठीक है। और न्यूटन बहुत महान वैज्ञानिक थे, ठीक है। बहुत सारी इन्होंने खोजें की हैं, लेकिन कुछ चीजें ये गलत भी बता गए थे। और ये लगभग 200 साल तक यही प्रचलित रहा कि लाइट रेयर मीडियम में स्लो चलती है, डेंसर मीडियम में तेज चलती है, ठीक है। जब तक ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं हो गया, और ये प्रूफ किया था एक साइंटिस्ट थे फौकॉल्ट, ठीक है। हाँ, इसके बाद देखो, इन्होंने अपनी थ्योरी के आधार पर क्या क्या बता दिया था। दिस थ्योरी कैन एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्रैक्शन, रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, मतलब लाइट एक ही स्ट्रेट लाइन में क्यों चलती है, ये सब इन्होंने बता दिया था। लेकिन कुछ फिनोमेना को ये नहीं बता पाए थे। कौन कौन से फिनोमेना? दिस थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ठीक है ना। ये सब वेव की नेचर है, वेव की प्रॉपर्टी है, जो ये नहीं बता पाए थे। कि न्यूटन के ही टाइम में एक और साइंटिस्ट हुए हैं, हाइगन्स, ठीक है। ये इनके ही टाइम में कौन से साइंटिस्ट थे? हाइगन्स। इन्होंने दी एक वेव थ्योरी, लेकिन ये उतने पॉपुलर साइंटिस्ट नहीं थे जितने न्यूटन थे। न्यूटन बहुत महान साइंटिस्ट थे, जो भी कह देते थे कोई भी उनकी बात को इनकार नहीं कर पाता था। थ्योरी इन्होंने क्या कहा कि लाइट पार्टिकल फॉर्म में ना चलकर वेव के फॉर्म में चलती है, विद वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। जो वेव है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से सभी डायरेक्शन में चलती हैं, ठीक है। और इन्होंने इन वेव को क्या माना था? मैकेनिकल वेव। और मैकेनिकल वेव कैसे चलती हैं? बिना मीडियम के मैकेनिकल वेव नहीं चल सकती, ठीक है ना। तो फिर इन्होंने क्या माना कि पूरे यूनिवर्स में एक मीडियम भरा हुआ है, ईथर, ठीक है। ये कैसा मीडियम है? बहुत रेयर मीडियम है और हाईली इलास्टिक मीडियम है, ठीक है ना। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में एक मीडियम, ईथर जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो वाला नहीं, इन्होंने कुछ अलग से कल्पना की थी कि ऐसा मान के चलते थे कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में एक नया मीडियम भरा हुआ है, उसका नाम दे दिया उन्होंने ईथर, ठीक है। लेकिन ये ईथर को कभी भी डिफाइन नहीं कर पाए, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पहले इन्होंने क्या माना था? लाइट वर सपोज लॉन्गिट्यूडनल, लेटर ऑन ट्रांसफर्स टू एक्सप्लेन पोलराइजेशन। पहले इन्होंने माना कि लाइट वेव लॉन्गिट्यूडनल है, लेकिन बाद में पोलराइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने मान लिया कि लाइट कैसी है? ट्रांसवर्स वेव की, ट्रांसवर्स नेचर की। इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, बट कुड नॉट एक्सप्लेन रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। इन्होंने
ये सब वेव वाली प्रॉपर्टी तो एक्सप्लेन कर दी थी, लेकिन लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है इसको ये नहीं बता पाए थे। ठीक है ना। अब कि जब इन्होंने अपनी वेव थ्योरी रखी तो न्यूटन तो थे बहुत महान साइंटिस्ट, ठीक है ना, उनकी थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया गया। ये उतने महान नहीं थे, तो फिर बहुत सारे साइंटिस्ट आए और इनको एक अलग कमरे में ले गए, एक कमरे में बंद कर दिया। ठीक है ना। और भी कुछ कमरे होंगे, और अलग कमरे में बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट बैठ गए। ठीक है। इसके बाद इनसे कुछ बातें की, तुम्हारा नाम आईगन से, कहाँ आए, कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो, सब सारी चीजें इनसे पूछते रहे। कमरा कैसा था, अंधेरा कमरा। ठीक है ना। तो इनसे खूब बातें करते रहे। ठीक है। और ये इनकी बातों का जवाब देते रहे। इसके बाद इन लोगों ने पूछा, साइंटिस्ट की जो टीम थी, इन लोगों ने पूछा कि यार हम आपसे इतनी देर से बातें कर रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा है? बोले हाँ सुनाई दे रहा है सर, हम आपके जवाब भी दे रहे हैं। उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि देखो हम इस कमरे में एक दिया भी जलाए। ठीक है। उस समय दिया या लालटेन ही चलती थी, तो इन्होंने बताया हम यहाँ पर एक दिया भी जलाए हैं ताकि रोशनी हो जाए, तो वो आपको दिखाई तो दे रहा होगा। बोले नहीं वो तो दिखाई नहीं दे रहा। तो बस इन्होंने कहा आपकी थ्योरी फेल हो गई। ठीक है। फिर उन्होंने समझाया कि हम लोग बोलते हैं, ठीक है, साउंड वेव है, वेव के फॉर्म में आ रही है, तो कहीं से भी टकरा के आपके कमरे तक आवाज आ रही है, तो आपको सुनाई दे रहा है, तो आप हमें आवाज उसका जवाब देते जा रहे हैं। लेकिन अगर लाइट वेव के फॉर्म में चलती तो एक कमरे में दिया जला दो, सारे कमरे में रोशनी हो जानी चाहिए। ठीक है ना। तो उस समय इनकी बातों का इनके पास कोई बहुत अच्छा जवाब नहीं था। ठीक है। तो उस समय तो इनकी थ्योरी मान्य नहीं हो पाई। ठीक है। और इसको मान्यता कब मिली? सबसे पहली बार मान्यता मिली एक साइंटिस्ट थॉमस यंग, 1800 में उन्होंने बताया था एक्सपेरिमेंटली कि लाइट में भी वेव नेचर हो सकता है। ठीक है ना। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, डी ब्रॉगली, और उन्होंने 19 सेंचुरी में बताया कि लाइट में डुअल नेचर हो सकता है, मतलब कभी कभी लाइट पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करती है और कभी कभी ये कैसा बिहेव करती है, वेव नेचर। तो देखो इंटरफेरेंस जो है वो ऐसा नहीं कि केवल लाइट वेव में होता हो, इंटरफेरेंस किसी भी टाइप की वेव का नेचर है। ठीक है। अगर कोई भी वेव है तो उसमें इंटरफेरेंस जरूर होगा। जैसे हम आपसे बोलें कि आप लोग क्लास में बैठे हो, ठीक है ना, और कई बार आप सभी लोग आपस में बातें करते हो, ठीक है ना, तो हम लोग क्या कह देते हैं, यार इंटरफेरेंस ज्यादा हो रहा। ठीक है। ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? तो उसमें क्या होगा, या आपको एक साथ 100 लोग बातें कर रहे हो और फिर अब आपसे बोला जाए कि यार ये बताओ किसने क्या कहा। ठीक है। तो क्या आप बता पाएंगे? क्लास में 100 बच्चे एक साथ बैठे हो, सब आपस में बातें कर रहे हैं, और आपसे ये कहा जाए कि ये बोलो कि ये बताओ कि किसने क्या बोला, तो आप नहीं बता पाएंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इंटरफेरेंस ऑफ वेव। ठीक है ना। एक वेव किसी की आ रही है, दूसरी वेव आ रही, और सब मिलके पता नहीं क्या बन जाती हैं। ठीक है। तो बहुत सारी वेव मिलके एक नई वेव बनाए, ये कहलाता है इंटरफेरेंस ऑफ वेव। ठीक है। ये बात समझ देख लो। देखो when two light wave of same frequency and approximately same amplitude move in a medium in same direction, then due to superposition of wave a new wave is generated. This phenomena is called interference of light. देखो इन्होंने ये बोला गया है कि जब दो या दो से अधिक लाइट, कैसी दो लाइट, जिनकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल बराबर हो, ऐसी दो लाइट वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल बराबर हो, एम्पलीट्यूड नियरली इक्वल हो, लगभग बराबर हो, एक ही डायरेक्शन में जा रही हो और एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो, तो इन दोनों के मिलने से एक नई टाइप की वेव बनती है। ये फिनोमेना कहलाता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है ना। और इंटरफेरेंस में लाइट का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है ना। इंटरफेरेंस में क्या होगा, लाइट का रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब इंटरफेरेंस दो टाइप का होता है, एक कहलाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या कहलाएगा, एक लाइट वेव है, ये लाइट वेव दूसरी लाइट वेव पर सुपर इम्पोज होती है। और किस टाइप से सुपर इम्पोज होती है, देखो ये कहलाते हैं क्रस्ट, ये कहलाता है ट्रफ, आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है ना। एक लाइट वेव है बाई वन, दूसरी लाइट वेव है बाई टू।
इन दोनों की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल बराबर है। फ्रीक्वेंसी बराबर होना क्या कहलाता है? कौन सा पोर्शन इक्वल होना? ये वाला पोर्शन। ठीक है, अगर ये पोर्शन इक्वल है तो कहलाती है फ्रीक्वेंसी इक्वल होना। ठीक है, ये वाली वेव है y1 और ये वाली वेव है y2। ठीक है ना, ऐसी दो लाइट वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल बराबर हो, एम्पलीट्यूड नियरली इक्वल हो। एम्पलीट्यूड क्या कहलाता है? ये वाला पोर्शन। ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो और एक ही डायरेक्शन में मूव हो रही हो। इनके सुपरपोजिशन से एक नई वेव बनेगी। अब आप ये देखें, यहां पर एक्चुअली में हमें करना क्या है? दोनों का वेक्टर सम। तो ये भी क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है, क्रस्ट पर क्रस्ट आएगा तो इस तरह से एक बड़ी वेव बन जाएगी। ये है रिजल्टेंट वेव बाई, और बाई इक्वल टू क्या होगा? y1 प्लस y2। और भी वेव होती तो हम उसको ऐड कर देते। ठीक है ना, वेक्टर सम। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इस तरह से जो इंटरफेरेंस होगा ये कहलाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, दूसरे टाइप का इंटरफेरेंस होता है वो कहलाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा? एक वेव ये है y1, दूसरी वेव है y2। ये दूसरी वेव है y2। अब आप ये देखो, ये दोनों कैसी वेव हैं? अपोजिट फेज में हैं। ये दोनों वेव कैसी थी? एक ही फेज में। एक ही फेज और अपोजिट फेज क्या कहलाता है? एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट पर सुपर इम्पोज हो तो ये कहलाता है सेम फेज, और एक का क्रस्ट दूसरे का ट्रफ। ठीक है ना, इस तरह से सुपर इम्पोज हो तो ये कहलाता है अपोजिट फेज। ठीक है, अब आप इसको कैसे ऐड करोगे? देखो, इसका क्रस्ट है, इसका ट्रफ है, तो एक वेव में से दूसरी वेव माइनस हो जाएगी। तो रिजल्टेंट वेव कैसी आएगी? छोटी वेव। जो भी वेव बड़ी होगी उससे दूसरी वेव को माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट वेव ये होगी और यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट वेव ये होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो फिर से देखो, इंटरफेरेंस होता क्या है? जब इस तरह की दो वेव आपस में मिले जिनकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल बराबर हो, एम्पलीट्यूड नियरली इक्वल हो, बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो, एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़े, तो इनके सुपरपोजिशन से एक नई टाइप की वेव बनती है। ये फिनोमेना कहलाता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, हमारे पास दो लाइट वेव हैं जिनमें कुछ फेज डिफरेंस भी है। अब इन दोनों की इक्वेशन क्या लिखेंगे? ऐसी दो लाइट वेव हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल बराबर है। ठीक है, एम्पलीट्यूड नियरली इक्वल है, लेकिन दोनों में कुछ फेज डिफरेंस भी है। ठीक है, लेट इक्वेशन ऑफ टू लाइट वेव आर y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी और y2 की वैल्यू a2 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। ठीक है ना, प्लस फाइव भी ले सकते हैं, माइनस फाइव भी ले सकते हैं, जो आपको लेना हो वो आप ले लो। ठीक है, हम यहाँ पे प्लस फाइव ले रहे हैं। ठीक है ना, कुछ भी आप ले सकते हैं, प्लस फाइव या माइनस फाइव। अब ये दोनों वेव आपस में एक दूसरे से सुपर इम्पोज होती हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट इंडिविजुअल वेव के डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, y इक्वल टू y1 प्लस y2। ठीक है, तो आप ये देखो, y इक्वल टू y1 की वैल्यू क्या होगी? a1 साइन ओमेगा टी प्लस y2 की वैल्यू क्या होगी? a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2। ठीक है, यहां पे फार्मूला लगा देते हैं, साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव।
कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसमें हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब आप ये देखो, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके लिखते हैं। बाई इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस, इसको क्या लिखोगे, A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस A2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब आप इसमें से देखें, साइन ओमेगा टी कॉमन आ जाएगा, बाई इक्वल टू, तो क्या बचेगा, A1 प्लस A2 कॉस फाई साइन ओमेगा टी। ठीक है, साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया और यहां से बचेगा A2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी। ठीक है, यह इक्वेशन नंबर 1। अब आप ये देखें, ये लिखा है A1 प्लस A2 कॉस फाई और यहाँ पे लिखा है A2 साइन फाई। ठीक है ना, तो इसमें कुछ एजम्पशंस लेते हैं। लेट A1 प्लस A2 कॉस फाई इक्वल टू कैपिटल A कॉस थीटा। ठीक है, और A2 साइन फाई इक्वल टू कैपिटल A साइन थीटा। ठीक है, ये हमने कुछ एजम्पशंस लिए यहाँ पर, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2 और ये है इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो क्या आएगा, बाई इक्वल टू कैपिटल A कॉस थीटा साथ में साइन ओमेगा टी प्लस, इससे क्या आ जाएगा, कैपिटल A साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, कैपिटल A कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, कैपिटल A कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस साइन थीटा कॉस ओमेगा टी, और ये फार्मूला बन गया कौन सा, बाई इक्वल टू A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब आप ये देखो, फर्स्ट वाली भी वेव की इक्वेशन है, सेकंड वाली भी वेव की इक्वेशन है, और इससे जो रिजल्टेंट आया है ये भी एक टाइप की वेव का इक्वेशन ही है। ठीक है ना, बाई इक्वल टू A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब हमें कैपिटल A की वैल्यू फाइंड करनी है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमारा इनिशियल फेज डिफरेंस था फाई। ठीक है ना, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को स्क्वायर करके ऐड कर दो। ठीक है, इक्वेशन 2 का स्क्वायर करो, इक्वेशन 3 का स्क्वायर करो और इनको ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, A1 प्लस A2 कॉस फाई इसका स्क्वायर प्लस A2 साइन फाई का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, देखो इसमें से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। ठीक है, तो इससे क्या आ गया, ए स्क्वायर इक्वल टू, हाँ अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये कितना आ जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, ठीक है, प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू ए स्क्वायर। हो गया बेटा इतना क्लियर। अब आप यहां पे देखो,
ए टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, यहां से हम ए टू स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 2 ए वन ए टू कॉस फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, तो ए इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2 ए वन ए टू कॉस फाई। और अगर आपको इतना याद आ रहा हो तो दो वेक्टर के रिजल्टेंट का भी तो यही फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो आप ये बताओ, जब दो वेव जिनके एम्पलीट्यूड ए वन ए टू हों, ठीक है, इनिशियल फेज डिफरेंस ऑफ फाई आपस में सुपरइम्पोज होती हैं, तो इससे जो नई वेव बनेगी उसके एम्पलीट्यूड का फार्मूला क्या होगा, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2 ए वन ए टू कॉस फाई, ठीक है। और अगर हम थर्ड इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दें, ठीक है ना, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें, इक्वेशन 3 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा ए कॉस थीटा ए से कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा, टेन थीटा इक्वल टू ए टू साइन फाई ओवर ए वन प्लस ए टू कॉस फाई, ठीक है ना। तो ये रिजल्टेंट वेव इतने एंगल पर होगी, ठीक है, पूरा पूरा वेक्टर वाला जो रिजल्ट हम लोग पढ़ते थे वही रिजल्ट यहां पर आ चुका है। की इक्वेशन बाई वन इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी बाई टू इक्वल टू ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो, ठीक है ना, ये आपस में सुपर इम्पोज होती है, तो इससे एक नई वेव बनती है, इसकी इक्वेशन होती है बाई इक्वल टू कैपिटल ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। कैपिटल ए क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड, ठीक है, और थीटा कहलाएगा फेज, ठीक है, बात समझ में आ रही। अब देखो हमें गिवन तो था ए वन ए टू और फाई, तो हमें ए और थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होगी इन टर्म्स ऑफ ए वन ए टू एंड फाई, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ चुकी है ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2 ए वन ए टू कॉस फाई का अंडर रूट, ठीक है, और थीटा की वैल्यू आ चुकी है टेन थीटा इक्वल टू ए टू साइन फाई अपॉन ए वन प्लस ए टू कॉस फाई, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब इसमें आप ये देखें, हमने आपको बताया था इंटरफेरेंस होता है दो टाइप का, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या कहलाता है, ऐसा इंटरफेरेंस जिसमें एम्पलीट्यूड की वैल्यू मैक्सिमम हो, ठीक है। एक टर्म और हमें समझना पड़ेगा इंटेंसिटी, ठीक है, एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम हो। इंटेंसिटी क्या कहलाती है, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो जो इक्वेशन हमारे पास आई थी, अगर हम इसको इंटेंसिटी के टर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, ए वन का स्क्वायर यानी आई वन प्लस ए टू का स्क्वायर, ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर, ठीक है, आई वन प्लस आई टू प्लस 2 रूट आई वन आई टू साथ में कॉस फाई इक्वल टू हो गया आई। आई क्या कहलाएगी, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, आई वन और आई टू क्या कहलाएंगी, इंटेंसिटी ऑफ डिफरेंट वेव, ठीक है ना। अब इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, जैसे हम आप लोगों के लिए बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, तो जो स्टूडेंट पास में बैठे होंगे उन्हें जाना के लिए सुनाई देगा, थोड़ा दूर होते जाएंगे उनको थोड़ा कम सुनाई देगा, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी मतलब कितनी तेज आवाज आ रही है, ये कहलाती है साउंड की इंटेंसिटी। लाइट की इंटेंसिटी, आप लाइट सोर्स के पास में बैठे होंगे तो आपको तेज जाना अच्छे से दिखाई देगा, लाइट सोर्स से दूर होते जाएंगे तो आपको लाइट थोड़ी कम दिखाई देगी, ठीक है ना। तो कितनी तेज लाइट आपकी आंखों पर आ रही है, ये कहलाती है इंटेंसिटी, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी के टर्म में ये फार्मूला हो गया। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है ना। तो अब आप क्या करोगे, देखो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए कॉस फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नंबर 1 फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है ना, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो क्या होना चाहिए, ए की वैल्यू होना चाहिए मैक्सिमम या आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए मैक्सिमम। अब आप ये बताओ
ए की मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए A1 A2 की वैल्यू तो फिक्स होंगी, तो सिर्फ हम लोग cos फाई की वैल्यू को ही चेंज कर सकते हैं। अगर cos फाई की वैल्यू 1 होगी तो एम्पलीट्यूड कहलाएगा मैक्सिमम, और cos फाई की वैल्यू 1 होगी तो फाई की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए, cos में 0, ठीक है। cos थीटा का ग्राफ आपको याद होगा, cos का ग्राफ कैसा होता है, इस तरह का, ठीक है ना। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है तो 0, इसके बाद कब आएगी मैक्सिमम वैल्यू, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, और जनरल हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2n पाई। अब यहां पर n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू क्या होगी, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। n की वैल्यू 0 रखोगे तो हो जाएगा 0, n की वैल्यू 1 रखोगे तो हो जाएगा 2 पाई, यहाँ पर रखो n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 पाई। तो ये जनरल हो गया। तो आप ये बताओ, एक वेव का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट पर कब आ सकता है, जब दूसरी वेव कहां से स्टार्ट हो, या तो यहीं से स्टार्ट हो, तो फेज डिफरेंस कितना हो गया इन दोनों में, 0, या फिर दूसरी वेव कहां से स्टार्ट हो, दूसरी वेव यहां से स्टार्ट हो, इस पॉइंट से स्टार्ट हो, तो देखो क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आएगा, या फिर 4 पाई के बाद स्टार्ट हो तो क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आएगा। तो ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वैल्यू ऑफ फाई शुड बी 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन, ठीक है ना। इससे n की वैल्यू ध्यान रखना 0 से स्टार्ट होती है, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट है, आगे जाके काम आएगा, ठीक है। अब इसमें एक और टर्म आता है पाथ डिफरेंस। पाथ का मतलब क्या होता है, रास्ते का डिफरेंस। रास्ता मतलब उसके लिए समझना पड़ेगा हमें वेवलेंथ, ठीक है ना। तो वेवलेंथ आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे, एक क्रस्ट से अगले क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस कहलाती है वेवलेंथ, ठीक है ना। या पर हम लोग ऐसा कह सकते हैं, दो सेगमेंट मिला के वेवलेंथ, यहां से लेके यहां तक, ये कहलाती है वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो अगर फेज डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई है, तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, पाथ डिफरेंस को डिनोट करते हैं डेल्टा से, ठीक है। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, या तो दोनों यहीं से स्टार्ट हो 0, या फिर दूसरी वेव कहां से स्टार्ट हो, क्रस्ट पर, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट कब आएगा, जब दूसरी वेव यहां से स्टार्ट हो, ठीक है ना। कितनी वेव, कितनी लेंथ बाद, लैम्डा, ठीक है। तो डेल्टा की वैल्यू 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, और इसको आप लिख सकते हो n लैम्डा, ठीक है। n की वैल्यू क्या होगी, वही 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बात समझ में आ रही है। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में एक रिलेशन भी होता है, डेल्टा इक्वल टू होता है लैम्डा ओवर 2 पाई इंटू फाइव, ठीक है ना। तो इससे में फाई की वैल्यू रखकर भी आप डेल्टा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। लैम्डा ओवर 2 पाई, फाई की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, फाई की वैल्यू 2 पाई रखोगे तो लैम्डा आ जाएगा, 4 पाई रखोगे तो 2 लैम्डा आ जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो ये पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में एक रिलेशन भी है, ठीक है। और कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो, और हम लोग डेल्टा को डिफरेंट तरीके से कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा को ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा इक्वल टू 0 लैम्डा बाई 2 इंटू लैम्डा, 3 लैम्डा को लैम्डा बाई 2 इंटू 4, सॉरी 2 लैम्डा को लैम्डा बाई 2 इंटू 4, लैम्डा बाई 2 इंटू 6, ऐसा लिख सकते हैं। देखो 0 यह जाएगा लैम्डा, यह जाएगा 2 लैम्डा, तो इसको आप कह सकते हो इवन कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा बाई 2, ठीक है ना। तो अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का इवन कोफिशिएंट हो तो दोनों वेव में कैसा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा, जब एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी मिनिमम हो, ठीक है ना। और एम्पलीट्यूड को मिनिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, cos फाई की वैल्यू, cos फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1, ठीक है ना। तो एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी मिनिमम होगी,
अगर cos फाई की वैल्यू -1 है तो फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पाई, 3 पाई, 5 पाई, ठीक है। और इसको जनरल लिख सकते हैं 2n-1 इंटू पाई, ठीक है ना। यहाँ n की वैल्यू क्या होगी, n की जगह क्या रखते जाएं कि ये आता जाए, ठीक है। तो n की जगह आपको रखना पड़ेगा 1 2 3 4 से लेके इंफिनिटी तक।